नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ बिल पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच मुस्लिम संगठनों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की धमकी दी है, तो कांग्रेस भी वक्फ पर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। इसी कड़ी में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के राजनीतिक सचिव नसीर अहमद ने कहा है कि मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है, जिसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम समुदाय और उसके नेताओं को एक साथ मिलकर वक्फ बिल का विरोध करना चाहिए। अब मुसलमानों के सामने सिर्फ विरोध ही एक रास्ता बचा है, यानी नसीर अहमद एक तरह से मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम कर रहे हैं। वक्फ बिल ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। सियासी तपिश तो दिल्ली में भी तेज है। दिल्ली में अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर आप अपनी सत्ता बचाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है, लेकिन उसका हर हथकंडा फेल हो रहा है। दरअसल आतिशी सरकार के पास इलेक्शन के लिए पर्याप्त फंड ही नहीं बचा है, जिसके लिए आप सरकार ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ का लोन मांगा है। यानी चुनावों से पहले ही आप सरकार कंगाल हो चुकी है। तो क्यों वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठन है परेशान? क्या मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है कांग्रेस? क्यों चुनावों से पहले आप सरकार को मांगना पड़ा है कर्ज? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी तपिश बहुत ज्यादा, और जिस तरह से मुस्लिम संगठन यहाँ पर सड़कों पर उतरने का आह्वान कर रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि विरोध ही एक रास्ता बचा है। देखिए, मुस्लिम संगठन है कौन? ये तमाम मुस्लिम संगठन मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मुसलमान भड़क जाएगा तो इनकी दुकान चल पड़ेगी। आप देखिए, ये राम जन्मभूमि का आंदोलन जब हुआ जी, तो कई सारे लोग करोड़पति बन गए। सेकुलरिज्म एक धंधा है इस देश के अंदर में। उसके पीछे कुछ हिंदू लीडर्स होते हैं और मोहरा ये दाढ़ी टोपी वाले मौलानाओं को सामने कर देते हैं। उनके पॉकेट में भी लिफाफा जाता है और इनके पास सत्ता वोट बैंक आता है। ये पूरा प्रारूप है इसका। भाई, पहले इस मुस्लिम संगठनों से मुसलमानों को ही ये सवाल पूछना चाहिए कि पिछली बार तुम लोग हम लोगों को बाहर लेकर के आ गए सीए में, वही सब चेहरे हैं ना जी, वही सब चेहरे हैं, लिफाफाखोर मौलाना सब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ना। ये सब तो मैं स्ट्रेट कहता हूं, ये सब पैसे के लिए काम करने वाले दलाल किस्म के लोग हैं। तो इनसे मुस्लिम समाज को ही पूछना चाहिए कि भाई ये बता दो कि तुमने तो कहा था कि भाई सीए लागू होगा तो हमारी नागरिकता चली जाएगी। इनको पकड़ के लेके चलिए वहां पश्चिम बंगाल और असम के अंदर कि कहां बना हुआ है कंसंट्रेशन कैंप जहां मुसलमानों को रखना था। कागज दिखाने पड़े। किससे कागज मांगा गया? सीए तो लागू है। जो लागू नहीं हुआ एनआरसी, उसको लेकर के आपने ऐसा घालमेल किया। और मुस्लिम समाज इमोशनल फूल्स हैं, वो भाग जाते हैं पीछे पीछे। अरे रे, अच्छा नॉर्मल सी बात है, किसी को भी बोलो भाई तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, कोई भी डर जाएगा। ये तो अक्लमंद लोग भाई, सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर, कांग्रेसी, वामपंथी, और वो स्वर्गीय हो गए सीताराम येचुरी, यही सब तो तमाशा कर रहे थे शाहीन बाग में। और क्या परिणति हुई? 53 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में दंगा हुआ। ये दंगा सीधे सीधे शाहीन बाग की वजह से हुआ। तो ये मुस्लिम मौलाना, ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, और आज बिहार में हंगामा कर रहा था ये आरजेडी, ये सब लोग इस देश में दंगा भड़काने का काम करेंगे। संभल से इनका कलेजा भी ठंडा नहीं हुआ है, ये और खून बहवाएंगे। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात? किसी भी मुसलमान को इस आंदोलन में शामिल या उसको समर्थन देने से पहले यह पता करना चाहिए कि देश भर में वक्फ बोर्ड के साथ अगर जो लिटिगेशन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, कहां अन्याय कर रहा है, सबसे ज्यादा किस कम्युनिटी के साथ अन्याय कर रहा है वक्फ बोर्ड। सबसे ज्यादा मुसलमान ही प्रताड़ित हैं।
मुसलमानों की जमीन, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को इन लोगों ने जबरदस्ती हथिया लिया। आंकड़े बताएंगे नहीं ये लोग। केरल का आंकड़ा आया क्योंकि हाईकोर्ट ने वहां मांगा। वहां पे बहुत सारे जो जमीन पड़े हुए हैं, 10,000 के आसपास वक्त का पूरा जमीन है, 10,000 11,000 अलग अलग लैंड पार्सल्स। अब उसमें मालूम चल रहा है 5-6 हजार ही है जो वक्फ बोर्ड के तहत है, कुछ नहीं हो रहा उस पे। और बाकी सब उसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, उससे कौन कमा रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो कौन कमा रहा है? ये लिफाफाखोर मौलाना सब। जमीन मिली हुई है, वहां पे कब्जा कर लिया है, मस्जिद है कब्जा कर लिया, आगे की जमीन है वहां दुकान बना दिया, किराया ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वहां पे वो वक्फ का काम है। ये वक्फ का काम है क्या? तो आपने ये सारा आंदोलन करवाने की आपने कोशिश की है। यह आंदोलन मुस्लिम समाज के लिए ही हानिकारक होने जा रहा है, क्योंकि केरल के अंदर जो टोटल लिटिगेशन है वो 1100 के आसपास है और उसमें 60% केसेस जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ ही है। माने 60% केस ऐसा है जिसमें मुसलमानों की जमीन ही खा गया वक्फ बोर्ड, और बाकी 40% में हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, सारे लोग हैं। तो अब ये बता दो कि भाई ये क्या काम है? तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये और योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को जो है बटेंगे तो कटेंगे को और मजबूत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर वक्फ को लेकर मुसलमान भी बटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो खबर आ रही है, जिस तरह से नसीर अहमद जो कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के सचिव हैं, उनका बयान जो आया है, क्या वो भी कांग्रेस का स्टैंड है? देखिए, स्टैंड तो है और इसकी प्रतिक्रिया भी होने लगी है। कर्नाटक के अंदर ही हंगामा चल रहा है और कांग्रेस का स्टैंड तो यही रहा है, संसद के अंदर, संसद के बाहर। और कांग्रेस इसी के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रही है। पहले ये लोग जाकर स्पीकर से मुलाकात की कि नहीं, हमें और समय चाहिए, 15 दिन का समय चाहिए और सिटिंग की जरूरत है वक्फ बोर्ड जेपीसी के लिए। अब जेपीसी के लिए समय नहीं मिल रहा, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, तो उसके बाद इन लोगों को लग रहा है कि संसद का सत्र ही ना चलने दो, कोई ना कोई बहाना करके हंगामा करो और हंगामा करके वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश ना होने दो। इन लोगों का यही तरीका है कि पेश ना हो तो सबसे बढ़िया, अगर पेश हो और हम हंगामा जो कर रहे हैं उसके बीच में वॉकआउट कर जाए तो इज्जत बच जाएगी। हमें यह नहीं लगेगा कि हमने समर्थन में वोट दिया कि विरोध में वोट दिया। बाहर आकर बेवकूफ बनाओ कि हम तो इसके खिलाफ थे, चर्चा कुछ और हो रही थी, जबरदस्ती बीच में बिल पेश कर दिया गया और बिल पेश करने के बाद पास करवा दिया गया, हम लोगों से सहमति नहीं ली गई। देखिए ये कितना अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक तरीका है, ये डिक्टेटर हैं। यही तो करते हैं, हर बिल पर ये लोग यही करते हैं जिस पर इन लोगों को अपने पैतरे नहीं चल पाते हैं। इसमें भी यही तरीका ये लोग अपना रहा है। लेकिन जहां तक कर्नाटक का सवाल है, नासिर अहमद ने बोल दिया तो उधर से बोक्का लेगा महंत ने बोला कि ये जो कर्नाटक है, यहाँ तो मुसलमानों का वोटिंग राइट ही खत्म कर देना चाहिए। जो स्थितियां अभी हो रही है, जैसे कई देशों में है, जैसे पाकिस्तान ने अहमदिया का खत्म करके रखा है कि तुम्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा, इन लोगों को वोटिंग राइट ही खत्म कर दो। आप कह रहे हो सड़क पर जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, आपको एक तय करना पड़ेगा कि आप लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक तरीके से चलोगे या अलोकतांत्रिक व्यवहार करोगे। लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक तरीका यह है कि अगर कोई बिल आता है, आपके पास स्ट्रेंथ है, तो पार्लियामेंट में आप उसे रोकने की कोशिश करो। आपके पास सदस्यों की संख्या है तो आप उस बिल को पारित ना होने दो, उसे गिरा दो। अगर आपका स्ट्रेंथ कमजोर है तो फिर इसका मतलब यह नहीं है कि संसद में कोई बिल पास हो रहा है आप सड़क पर हंगामा करोगे। सड़क पर अगर हंगामा करना है, और इन लोगों को लगता है, यहां के हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर 20-22 करोड़ मुसलमान है, इन लोगों को लगता है कि हम अपने पक्ष में जो भी करना है, या संसद में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो या किसी स्तर पर हो, पक्ष में करने के लिए हम पॉलिटिकल दबाव नहीं बल्कि डंडे का दबाव बनाएंगे और सड़क पर उतरकर हंगामा करके मारपीट करके अपनी बात मनवा लेंगे। तो इनको यह सोचना चाहिए
कि 80-85 करोड़ हिंदू अगर ये बात सोचने लगे तो सच में कर्नाटक के उस महंत की बात है कि दबाव इस बात के लिए डाला जाएगा कि सही में मुसलमानों को वोटिंग राइट ही खत्म कर दो, इन्हें सेलेक्टिव वोटिंग दो, परसेंटेज के आधार पर दे दो, जैसे कि पाकिस्तान में कई मामले में होता है कि मुस्लिम ही तय करेंगे, मुसलमान वोटर से अल्पसंख्यक वोट जो कैंडिडेट है वो जीत कर आएगा। तो ये आधार बनाने के लिए अब कल सारे हिंदू मिलकर कहे नहीं नहीं हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, सड़क पर उतर गए। अब 80-85 करोड़ को कौन सी सरकार की औकात है कि रोक देगा? अगर उसका 20% भी सड़क पर उतर गया तो तुम 20 करोड़ लोग में से 2-4 करोड़ अलग अलग राज्यों में निकल जाते हो और कहते हो सरकार पर दबाव बनाएंगे, हम बर्बाद कर देंगे, हम सड़क पर संघर्ष करेंगे। संसद से सड़क पर उतरने के पहले सोचना पड़ेगा आपको कि आप किस दिशा में इस देश की राजनीति को ले जाना चाहते हो। और कांग्रेस अगर इसे भड़काना चाहती है तो राहुल गांधी को सोच लेना चाहिए। इंदिरा गांधी के समय में यह संसद पर साधुओं ने हमला किया था, सारे गाय लेकर चले गए थे, गौवध के खिलाफ आंदोलन चल रहा था कि आपको बनाना पड़ेगा, और इन लोगों ने गोलियां तक चलवा दी थी, लाठी डंडे तो छोड़ दीजिए, सबको पकड़ पकड़ के अंदर कर दिया था। फिर संघर्ष होगा तो हिंदू भी उसी तरह संघर्ष करेंगे और फिर इन लोगों को सोचना पड़ेगा जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं कि हमें राजनीति करनी है या संघर्ष करके दंगे फसाद करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वक्त पर जिस तरह से राजनीति और सियासी घमासान मचा है उसी तरह का घमासान दिल्ली में भी मचा है। अब चुनाव बिल्कुल सर पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। एक बार फिर केंद्र के सरकार के सामने हाथ फैलाती है। ये अरविंद केजरीवाल राजनीति का नटवर लाल है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए 140 करोड़ रुपया इसने इकट्ठा करवाया है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए, और सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं है इसके पास। हमने 1 महीना पहले कहा था कि सरकार के पास 2 महीने तक का पैसा नहीं है। अभी सैलरी बंद होगा जी, अभी सैलरी नहीं दे पाएगा ये जनवरी का, आप देखते जाइए, क्योंकि इसके पास मात्र 4400 करोड़ रुपए इसके पास बचा हुआ है। 2200 करोड़ जो है वो मंथली खर्च है, जो इस बार खाता में चला जाएगा। नवंबर में गया, दिसंबर में जाएगा, जनवरी के लिए इसके पास पैसे नहीं है। तो वो पैसे क्यों मांग रहा है? ये फिर फरवरी में चुनाव होंगे, फरवरी में पैसे नहीं होंगे, पैसा नहीं आएगा, सैलरी नहीं मिलेगी, फिर हाहाकार मचेगा। ये हाल होने वाला है हिमाचल वाला। क्यों पैसे नहीं है भाई? ये फ्री वो फ्री, सब कुछ फ्री। और जबकि ये ऐसी सरकार है कि जिसमें इनको तो पेंशन वेंशन भी नहीं दे रहा है, पुलिस नहीं इनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं इनके पास, और दिल्ली का आधा से ज्यादा इलाका जो एनडीएमसी के अंदर आता है, जो सेंट्रल दिल्ली का, वो तो सेंटर उस पर खर्च करती है। तो इसने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, लुटवा दिया, सब कुछ लुटवा दिया। और लोग जो है इसको बोलते कि गवर्नेंस का मॉडल है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होने वाला है। आपको पैसे चाहिए, पैसे मिल जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे, लेकिन ये जो 10-10 सीएजी रिपोर्ट जिसमें तुम्हारी काली करतूत फंसी हुई है, उसको पहले पेश करो। किस तरीके से इसने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया है दिल्ली में, बर्बाद करने के लिए दिल्ली को, वो सारा काला चिट्ठा वो 10 सीएजी रिपोर्ट्स में है। और वो रिपोर्ट जिस दिन सार्वजनिक हुआ, आप ये समझिए कि 4-5 घोटाले और जो है वो सामने आ जाएंगे। तो ये उसको पेश नहीं कर रहा, वो चुनाव के बाद फिर करेगा, और चुनाव तक चलाने के लिए पैसे नहीं है। तो इसका मतलब है अमित शाह के पास ये सीएजी का चाबुक है, जो चाबुक चलेगा तो केजरीवाल छटपटाना शुरू करेगा। मतलब चुनावों से पहले और दिक्कतें बढ़ने वाली हैं आम आदमी पार्टी सरकार के। लेकिन जो 10,000 करोड़ मांगे हैं केंद्र सरकार से, क्या मिलेंगे? देखिए, ये तो समय तय करेगा, क्योंकि अभी तो आतिशी मार्लेना ने चिट्ठी साइन करके भेजा है, और चीफ सेक्रेटरी और फिनांस सेक्रेटरी दिल्ली सरकार का जो है, उन दोनों ने कहा है कि दिल्ली सरकार को 10,000 करोड़ लोन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फंड है
जितना फंड है हमारे पास वो एमसीसी के बाद भी काम चल जा सकता है। लेकिन अगर फंड बढ़ाओगे, यानी कि तुम अभी से कहोगे बुजुर्गों को 80,000 बुजुर्गों को और पैसा देंगे, 600-800 नहीं, हम 2,500 दे रहे हैं, फ्री बीज की योजनाएं लागू करोगे, पहले से ही प्रपोज करके रखे हो, किसी तरह चुनाव से पहले 1,000 महिलाओं को देने वाले स्कीम लागू हो जाए और 1 महीना 2 महीना कम से कम मिल जाए। 1 महीना भी मिल गया तो चुनाव भी होता रहेगा, आदर्श आचार संहिता लागू भी होगी, तभी भी वो पैसा तो अकाउंट में जाएगा। तो ये इन लोगों की धारणा है, उस धारणा के आधार पर पैसा ले रहे हो, और पैसा जो ले रहे हो वो स्मॉल सेविंग फंड से, उस फंड से पैसे उधार लेने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट से भी ज्यादा होता है, और इसके लिए आपको अगले 8-10 सालों में 1,45,000 करोड़ रुपए का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिर्फ इस 10,000 करोड़ की बात नहीं है, पहले भी इन लोगों ने लिया है, दिल्ली सरकार ने पहले भी लोन लिया है। तो ऐसे में आप बहाना क्या बना रहे हो कि आगे चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इससे पहले बजट पेश नहीं कर पाएंगे, और बजट पेश नहीं करेंगे तो पहले से हमें इकोनॉमिक मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट रखना है, इसके लिए केंद्र सरकार से उधार चाहिए। लेकिन चाहिए आपको किस लिए? चाहिए आपको अपनी रेवड़ी के लिए। आप जो रेवड़ी पे चर्चा करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने तो और संख्या बढ़ा दी, बिजली पानी से के बाद 6 योजनाओं की बात कर दिया कि नहीं 6 फ्री चीजें देंगे, और रेवड़ी पर चर्चा करनी भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने आए। भारतीय जनता पार्टी सामने आकर क्या पूरे देश को कंगाल करने की योजनाओं पर हस्ताक्षर करे? यह स्थिति है केजरीवाल की, वो छटपटा रहा है कि एन केन प्रकारेण अगर चाहे एक एक व्यक्ति को जो वोट देने वाला है यहां, उन व्यक्तियों को इनको 5-5 हजार रुपया देना पड़े तो वो भी देने के लिए तैयार रहेगा। अभी आरोप लगाया है कि देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहां एलजी मिलकर हमारे आम आदमी पार्टी के वोटर्स का नाम काट रहे हैं, ये चुन चुनकर इनके नाम काट रहे हैं। जब एलजी ने कुछ समय पहले कहा था कि देखो दिल्ली में इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है, और अरविंद केजरीवाल के बारे में है ये कि अरविंद केजरीवाल ये जो अभी चारों तरफ से कह रहा है कि पूरे देश से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में जुटो, ये दिल्ली में जुटो 3 महीना पहले कहने का मतलब यही है, दिल्ली में आओ, रेंट लो, वोटर आईडी कार्ड जब बनाना होगा, वोटर लिस्ट सुधार होगा, अपना अपना नाम दर्ज करो, चाहे कर्नाटक के रहो या पश्चिम बंगाल के रहो या पंजाब के रहो या गुजरात के रहो, सब आके यहां वोटर आईडी कार्ड बनवा लो अपना इस चुनाव के लिए कम से कम, और वोट हमारे लिए दो। तो ये पहले से पता चल गया, एलजी ने उस पर रोक लगा दी कि हर जगह वोटर लिस्ट की जो सुधार होगी उसमें देखा जाएगा कितने दिन से रह रहे हो, कितने समय से रह रहे हो, तुम पहले कहां थे। इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो केजरीवाल किसी तरीके से फर्जीवाड़ा करके भी चुनाव जीतने की कोशिश करेगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम संगठनों को अपनी दुकानें बंद होने का डर सता रहा है। वहीं कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत की धार अब धीमी पड़ चुकी है, जिससे साफ है कि कांग्रेस वक्फ बिल पर बैकफुट पर है। वहीं केजरीवाल की फ्री बीज ने दिल्ली सरकार का खजाना खाली कर दिया, जिसे चुनाव लड़ने के लिए उसे केंद्र के सामने हाथ फैलाने पड़े, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।